नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अतुल सिंघल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की नीतियों की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों में क्या काम केंद्र सरकार ने किया है, इनका क्या असर पड़ेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, और ये जो लक्ष्य है 2047 का, विकसित भारत बनाने का भारत का, इसमें मोदी जी ने गति शक्ति मिशन को एक अहम योजना के रूप में शामिल किया है, क्योंकि जो उन्होंने मूल मंत्र दिया है विकसित भारत 2047 का, उसके अंदर भी पीएम गति शक्ति मिशन को उपरोक्त स्थान पर रखा गया है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे प्रोफेसर जगदीश मुखी से। वरिष्ठ राजनेता हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, दिल्ली में उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है वित्त मंत्री के तौर पर। मैं बीच में आपको बताऊंगा, दिल्ली में विपक्ष के नेता रहे, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रहे, और ख़ास बात ये भी है, आज हमने उनको अतिथि के तौर पर इसलिए आमंत्रित किया है कि जब वो उपराज्यपाल थे अंडमान निकोबार में, तो उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए बहुत अधिक कार्य किए। उनसे विस्तार से जानेंगे कि पूरी योजना क्या है और इसका किस प्रकार से देशवासियों को लाभ मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही था कि गति शक्ति मिशन है, और जब आपने उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला अंडमान में, उस वक्त कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या थी और आपकी प्राथमिकताओं में भी यही था। मुझे याद है, मैंने आपका साक्षात्कार 2016 में किया था, आपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। गति शक्ति मिशन के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जो हमारे यातायात के साधन हैं, चाहे रोड का साधन का है, सड़क का है, या आपके रेल का है, या हवाई जहाज़ का है, या पानी का है, चारों ही क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई है। और मैं ये स्टार्ट करूं अंडमान के साथ, तो अंडमान से मैं जाने के लिए हमारे पास कलकत्ता और चेन्नई 2 रास्ते थे। दिल्ली से जाना होता था तो 5 घंटे लगते थे। कलकत्ता में 1 घंटा प्लेन रुकता था, रीफिलिंग होता था, फिर वहाँ से आगे लगते थे 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे पहले इधर से जाने में लगते थे। कुल मिलाकर के ये था कि अंडमान में पहुँचना आसान काम नहीं था, और इस कारण से वहाँ पर हमने ज़्यादा जोर दिया हवाई यात्रा सस्ती हो और ज़्यादा हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने वहाँ पर टेक ओवर किया था, दिल्ली से वहाँ पर जाने के लिए 25,000 रुपये का टिकट लगता था वन साइड जी, और जिस समय हम छोड़ के आए उस समय 9,000 रुपये का टिकट लगता था जी। आप समझ सकते हैं कितना कुछ काम किया गया कि आपका ये साधन जो है आवागमन के, वो अच्छे डेवलप होने चाहिए, उसमें ये किया। इसी प्रकार से वहाँ समस्या ये थी कि कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जो यहाँ से टूरिस्ट जाता है, वहाँ पर हाई एंड टूरिस्ट जाता है। हाई एंड टूरिस्ट जो है वो हमेशा अपने ऑफिस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहेगा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहाँ पर जाके पॉसिबल नहीं होता था। डिजिटल कनेक्टिविटी भी आवश्यक, कनेक्टिविटी का, इसलिए उस डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में हमने विशेष प्रयास किए, और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक अंडर द सी केबल डालने की एक योजना थी, जिसको मैंने टेक ओवर करने के पश्चात, वहाँ पर ओथ लेने के पश्चात 29वें दिन इसको सैंक्शन करा के दे दिया था। किंतु इसको वर्क अलॉटमेंट करने के अंदर बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अंडर सी केबल डालती हो। इसलिए ग्लोबल टेंडर थे, ग्लोबल टेंडर के अंदर एक दूसरे की शिकायतें लोग करते हैं, उनको जब तक आप क्लियर ना कर लें तो तब तक आप नहीं दे सकते, अलॉटमेंट नहीं कर सकते। इसमें टाइम लग गया, किंतु अंततः ये कार्य हुआ, और वहाँ पर पूर्ण होने के बाद श्रीमान मोदी जी ने उसका जाके उद्घाटन किया, और आज वहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है पोर्ट ब्लेयर जितनी आज दिल्ली के अंदर है। सर, मोदी जी ने एक नारा और दिया, जैसे आपने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो हवाई क्षेत्र के यातायात में, जैसे अंडमान निकोबार की आपने चर्चा की, पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि फ़्लाइटें काफ़ी सस्ती हुई हैं। कितना सहमत? नहीं, फ़्लाइटें सस्ती होना अलग बात है,
जो अलग से एक मिशन बनाया गया, जो टाइप 2 टाइप 3 सिटीज़ हैं उनको कनेक्टिविटी देने के लिए अलग से एक योजना बनाई गई, जिसके कारण हवाई यात्रा जहाँ बिल्कुल संभव नहीं थी वहाँ हवाई यात्रा होने लगी है। और उस स्कीम के अंतर्गत पैसे भी बहुत कम लगते थे कंपैरेटिवली। इस प्रकार से कनेक्टिविटी, यदि आप देखें आगे, मैं आसाम की बात करता हूँ आपके सामने। आसाम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एयरपोर्ट्स हमने 5 साल के अंदर कम से कम 6 एयरपोर्ट और नए तैयार कर दिए वहाँ पर। आज आप हैरान होंगे, हरियाणा जैसे एडवांस सिटी, वहाँ एडवांस स्टेट जो है, वहाँ एक भी आज हमारा एयरपोर्ट नहीं है। असम के अंदर इस समय 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। इसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि यदि यहाँ पर रोड से जाने में दिक्कत आती है, बीच में नदी नाले, बहुत ज़्यादा नदियाँ पड़ती हैं उसके कारण, और पहाड़ियों के रास्ते हैं, डिस्टेंस कम रखने के, उससे हवाई यात्राओं पर काफ़ी ध्यान दिया है। और उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर दुर्गम स्थान तक हवाई यात्रा वहाँ पर संभव हो गई है। और उसी के साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रेलवे का नेटवर्क पहले की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी के साथ ही आपको अच्छा लगेगा जान करके कि गुवाहाटी तक अब डबल लाइन हो गई है जी। ये कर दिया उस समय दौर में, और उस डबल लाइन के साथ भी उसको पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया आखिर तक। आप उसका रनिंग रेट जो आवर्स थे वो दिल्ली से वहाँ तक के 4 घंटे कम हो गए जी। बिल्कुल सर, ये तो रेलवे का हो गया। रेलवे के साथ साथ आप देखेंगे सबसे बड़ा काम जो असम में किया है ना, वो है ब्रिजेस का। एक नहीं, 50 ब्रिजेस बनाए हैं, जिसके कारण लोगों की कनेक्टिविटी जहाँ 60-60, 70-70 किलोमीटर जाना पड़ता था वो 8 किलोमीटर में हो गया पूरा। ऐसे वहाँ पर 50 पुल बनाए हैं, जिसके कारण रोड कनेक्टिविटी बहुत कन्वीनियंट हो गया है। रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा, मैं मिज़ोरम का भी गवर्नर रहा हूँ, मिज़ोरम में रेलवे नहीं थी, पिछले कई सालों से कोशिश चल रही है। आज आपको सुनकर अच्छा लगेगा, मिज़ोरम के कैपिटल सिटी के अंदर रेलवे पहुंच गई है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। यानी फारदेस्ट कॉर्नर तक कहीं भी रेल और हवाई यात्रा प्रारंभ कर दी है। यानी पीछे मिशन क्या था जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि यात्रा जो है सुविधाजनक रहे, इसी से प्रोग्रेस रहेगी, उसी से व्यापार बढ़ेगा, उसी से इंडस्ट्री बढ़ेगी। ये मेन स्ट्रीम है डेवलपमेंट का, इस कारण इस मिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इससे सामरिक शक्ति, जो सामरिक स्थिति भी जुड़ी हुई है। जैसे आपने अभी जिक्र किया, पुल बने, ढोला सतिया का पुल था, बोगीबिल ब्रिज था, या हम जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ पर रेल जो सड़क यातायात है उसमें काफ़ी सुगमता आई है। हाँ, मैं इसमें उदाहरण आपसे आपको दिया है, अरुणाचल प्रदेश का लीजिएगा, वहाँ पर बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं इस समय। आपको अरुणाचल में पहले अन्यथा बॉर्डर तक पहुँचने के लिए आपको पता नहीं 30-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आज बॉर्डर के एंड तक हमारी सड़कें बन गई हैं। इसका क्रेडिट हमारे जो है बॉर्डर रोड अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाता है। श्रीमान राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व के अंदर BRDO ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और चारों तरफ हमारे बॉर्डर जितने भी हैं नॉर्थ के अंदर, वहाँ पर सड़कों को आखिरी हद तक पहुँचाने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे हमारी सेनाएं बहुत जल्दी बॉर्डर तक पहुँच सकती हैं, उनके राशन वहाँ तक जल्दी पहुँचाए जा सकते हैं, और हथियार वगैरह जल्दी पहुँचाए जा सकते हैं। ये सारा काम इस प्रकार के साधन डेवलप करने के बाद संभव हो पाया है। विकसित भारत में कितना बड़ा योगदान देखते हैं आप PM गति शक्ति को? मैं समझता हूँ वैसे तो किसी भी फील्ड का अंडरमाइन नहीं कर सकते, बहुत ही योगदान होता है हर क्षेत्र, किंतु परिवहन का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये एक पहला साधन है आप बॉर्डर पहुंचने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, असला पहुंचाने के लिए, ये बॉर्डर पर हो गया। और अब व्यापार के दृष्टिकोण से
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जितना ये साधन होंगे उपलब्ध, उतना ही विकास होगा, उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतना ही हमारा कमर्शियल सेंटर बनेंगे जी। सर और आपका इसमें मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उतनी कम है, किंतु इस क्षेत्र के अंदर मैं गडकरी जी के नाम भी लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रोड डेवलपमेंट का काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं सर, लेकिन जिस प्रकार का आपका अनुभव है, आप हमारे माध्यम से कोई सुझाव देना चाहेंगे या कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से या लोगों से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जिस रेट से हमारा, जिस गति से काम चल रहा है इस क्षेत्र में, बहुत प्रशंसनीय है। मैं उसमें सुझाव देना नहीं चाहूँगा, किंतु हमारे नागरिकों को जो नई सुविधाएं मिल रही हैं उसका इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। आज जितने हमारे फास्ट ट्रैक रूट्स बन रहे हैं उसमें आप ढंग से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होता है। एक एक्सीडेंट से 10-10 गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं आपस में। यानी हमें जिस प्रकार की डेवलपमेंट इस क्षेत्र के अंदर चल रहा है, हमारे नागरिकों को भी अपने आप को उस हिसाब से व्हीकल चलाने और चलाने के अंदर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने आप को उस प्रकार से ढालने की ज़रूरत है। सर एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, व्हीकल की आपने बात की, आजकल सोलर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काफ़ी प्रचलन है और इस पर भी सरकार का काफ़ी फोकस है। जी, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जहाँ पूरे देश में इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, वहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इसको देने के लिए, और इसलिए दिल्ली सरकार ने अपनी इंसेंटिव स्कीम अलग से बनाई है। आप व्हीकल खरीदें तो कितना आपको इंसेंटिव देते हैं, ये सारा आपने उनकी स्कीम पढ़ के पता लग सकता है। किंतु मैं समझता हूँ कि इन व्हीकल को इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, किंतु उसी स्तर से हमारे पास चार्जिंग स्टेशन भी उसी हिसाब से डेवलप होने चाहिए, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही हैं। और चार्जिंग स्टेशन ऐसा नहीं कहीं भी गली कूचे के अंदर बना दिए जहाँ पर हमेशा इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के इंसिडेंट हो रहे हैं। उससे बचाव के लिए ये सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है ई व्हीकल स्टार्ट करते समय। हमसे बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड और उपराज्यपाल अंडमान निकोबार। उन्होंने करीब से देखा है सरकार की कार्यशैली को और सुझाव भी दिया है कि जो विकास की योजनाएं हैं उसका जो आम नागरिक है वो सही तरीके से इस्तेमाल करे, उनका उपभोग करे, लेकिन सावधानी भी बरते, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही दिशा में चल रही हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं वो लक्ष्य जरूर हासिल होगा, ऐसा प्रोफेसर जगदीश मुखी का मानना है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।